हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी सभी को। आ जाइए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे हैं आप सभी? पीडीएफ मिल गई थी सबको? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? कल वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड की पीडीएफ अपलोड की है मैंने, और नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर की पीडीएफ अपलोड की है। यस, मिल गई है। ओके जी, कोई ऐसा जिसको नहीं मिली हो अभी वो बताए, सिर्फ जिसको पीडीएफ नहीं मिली है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? आज हम यूट्यूब की क्लास भी होगी आपकी 9 PM, तो उसमें हम करेंगे पीपल एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम ऐसा ही करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो क्लास में नहीं हुए हैं, ठीक है। मीन्स उस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करें जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी। ओके, आप सब ठीक हो? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ नहीं मिली हो वो एक बार मुझे मैसेज कर दो। कोई भी ऐसा जिसको पीडीएफ नहीं मिली है, सिर्फ वही मैसेज करे अभी। गुड इवनिंग दीपमाला जी, रविंद्र कुमार जी गुड इवनिंग, अनुराधा, शिवांगी, पूजा गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। मंडे को आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जी, पीपल इन्वायरमेंट की। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट, आपके कन्वेंशंस एंड कुछ प्रोटोकॉल करेंगे, और कल देखते हैं कल क्या करेंगे। बाकी मंडे को भी हम इन्वायरमेंट ही करेंगे, ठीक है। मंडे को आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका इन्वायरमेंट इन कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। मैम अभी तक 4 पीडीएफ अपलोड हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये 4 हुई है सुनीता पाल जी अभी तक यूनिट 9 में। कल क्लास है, कल क्लास होगी 7 PM। देखते हैं आज कितनी कन्वेंशन हम कवर कर पाते हैं। अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 25 है मेरे पास कन्वेंशन या प्रोटोकॉल बोलो। उसके बाद हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस करना है, ठीक है। अगर तुम्हारी आज होगी मैक्सिमम कन्वेंशन तो कल करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर आज हमारी नहीं होती है तो फिर 2-3 दिन तो लगेंगे इसमें, मीन्स मंडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कल भी पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की ही क्लास लेंगे 7 PM। ओके जी, हाँ जी, किसी का कोई डाउट है जल्दी से ज्वाइन कर लो प्लीज सभी। मैं आप लोगों का ही वेट कर रही हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम 4 PM वाली क्लास क्यों नहीं होती है? होती तो है, 4 PM वाली क्लास होती नहीं है क्या? गौतम जी, जीतू सर लेते हैं मे बी आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास, पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का तो मुझे नहीं पता, पेपर 1 का पता है 4 PM पेपर 1 की क्लास होती है। पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाता है? अतुल सर पढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता, फिर पेपर 2 का नहीं मुझे पता, मुझे पेपर 1 का पता है। सॉरी उसके लिए। नहीं होती, बहुत कम होती है। अच्छा, बहुत कम होती है, पता नहीं मुझे फिर। एसएमएस नहीं आता है मैम। अच्छा, यस, पहले यूनिट 9 कंप्लीट कर दीजिए फिर पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज तो करवा ही रही हूँ ना, यूट्यूब पे तो करवा ही रही हूँ। आपको आपको पता है ऋतुराज जी, डेली आपकी क्लास हो रही है अभी इस वीक, तो डेली आपकी क्लास हुई है यूट्यूब पे। तो जहां तक मुझे लगता है आपकी टीचिंग की काफी रिवीजन हुई है, आपकी कम्युनिकेशन की काफी रिवीजन हुई है, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की काफी रिवीजन हुई है। साथ के साथ आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट को आपको ये पता लगा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने ग्रीन हाउस वाले क्वेश्चन किए, और हमने क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चन किए, और हमने ये पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन किए, एंड हमने हाँ, पॉल्यूशन में सारा, फिर आपका एयर वाटर सारा। मैम कल क्लास होगी क्या? कल क्लास होगी मिस अफरीन 7 PM। देखते हैं अभी कितने हमारे टॉपिक कवर होते हैं। 7-5 हो गए, सभी ज्वाइन कर लो प्लीज। अभी तक सिर्फ 37 ने ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन करो। कोड कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस की। सेकंड पेपर का नहीं मुझे नॉलेज नहीं है, पता नहीं मुझे सेकंड पेपर का ना, पूछ लेना आप। कोर्स कंप्लीट है, अच्छा कोर्स कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी, बढ़िया है। ठीक है जी, ओके, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। सभी थम्स अप दो, और अपने लिए सभी पॉजिटिव बोलेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिव, एंड मॉर्निंग में सो के उठ के भी सभी पॉजिटिव बोलेंगे, रात को सोने से पहले भी सभी पॉजिटिव बोलेंगे। मीन्स पॉजिटिव रहना, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्लियर है? हल्की सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव। हाँ जी, वी वांट चेयर है, वेरी गुड।
कल हमने ओके, मुझे ये बताओ जो एक्वेटिक डिजास्टर होता है वो कौन सा डिजास्टर होता है? जलीय आपदा। नेम बताना मुझे, वी वांट जेआरएफ, ठीक है जी, गुड। एक्वेटिक डिजास्टर, जलीय आपदा, नेम बताना कौन सा आएगा उसमें? फ्लड, ठीक है, गुड गुड गुड। अब बताओ मुझे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर कौन सा होता है? हाँ ठीक है, एक्वेटिक, ठीक है जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एटमॉस्फेरिक डिजास्टर कौन सा होता है? ये हिंदी में वायुमंडल, थंडरस्टॉर्म, ठीक है, गुड। ड्रॉट, हाँ ड्रॉट भी इसमें आ जाएगा आपका। ड्रॉट आपका एक्वेटिक में भी आ रहा है और ड्रॉट आपका एटमॉस्फेरिक में भी आ रहा है, इसलिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो सोच समझ के पूछेगा। हाँ, तूफान होंगे, ठीक है जी, ठीक है। हेलस्टॉर्म होंगे, ब्लिजार्ड्स होंगे, टोरेंडो हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हेलस्टॉर्म। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं, फॉरेस्ट फायर वाला नहीं होगा आपका, एटमोसफेयर, हाँ हो जाएगा ये भी, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, स्नोफॉल हो गया। स्नोफॉल, ये कौन सा डिजास्टर था? इसका नेम है कुछ स्नोफॉल का? स्नोफॉल तो हमने कोई डिजास्टर पढ़ा ही नहीं दीपमाला जी। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, वो एज इट इज आपको वैसे ही नेम याद रखने पड़ेंगे। बिलीजार्ड वाला था आपका, स्नोफॉल वाला ना, तो ये नेम याद रखना है इसके ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, टेरिस्ट्रियल कौन सा डिजास्टर हो गया? टेरिस्ट्रियल में कौन कौन से आ जाएगा? जो आपकी जमीन से हिंदी में क्या था इसका? हाँ, जो जमीन से रिलेटेड एवलांचेस। समझ नहीं यार, आप किसका किसका मिक्स तो नहीं कर रहे हो सारे? टेरिस्ट्रियल वाला एक एक करो अभी, सिर्फ टेरिस्ट्रियल वाला, सिर्फ ओनली टेरिस्ट्रियल वाला, टेरिस्ट्रियल वाला करो जो जमीन से रिलेटेड है। अर्थक्वेक, हाँ ठीक है, गुड गुड। ओके जी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वेरी गुड। बायोलॉजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर सही जा रहा है। बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है, अभिज्ञान मिश्रा जी। कोरोना, वेरी गुड। फंगल्स हो गए, वायरल डिसीज होगी, और एक लो लोकस्ट, लोकस्ट वाला, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एपिडेमिक हो गया, हाँ जी ठीक है। और आपका लोकस्ट वाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम्पल दिया गया था, लोकस्ट दिया गया था, और साथ में लैंडस्लाइड और आपका अर्थक्वेक, और आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, और पूछा था कि बायोलॉजिकल डिजास्टर बताओ, तो जो उसका आंसर था वो लोकस्ट था, LOCUSTS। हाँ ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। रिवीजन की है कि क्लास में पढ़ते पढ़ते ही याद हुआ है सारी चीजें, कि रिवीजन करके आए हो? हाँ जी, वो टीडीओ का आप प्रहार होना ना फसल पे, लोकस्ट बायोलॉजिकल में आएगा, हाँ जी। हाँ जी, रिवीजन की थी कि क्लास में पढ़ के याद हुई है सारी चीजें? क्लास में, ओ वेरी गुड रेखा जी, बड़ा तेज दिमाग है, वेरी गुड। क्लास वाला ही है, वेरी गुड गौतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबके सही आंसर आए हैं, वेरी गुड। ओके, अब मुझे ये बताओ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिव, वैसे इजी है, पीपल एंड एनवायरमेंट, ये आपका पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अभी पेपर 2 का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर पेपर 1 आपका स्ट्रांग है तो ठीक है, बट पेपर 1 को 1 घंटा फिर भी देना है, भले ही आपका स्ट्रांग है, क्योंकि आपको पता है इजी चीजों में इंसान ज्यादा मारा जाता है। टफ चीजें पता है कि पढ़ेगा, डेफिनेटली पढ़ेगा और ज्यादा मेहनत करेगा, जो चीजें इजी है उसमें इंसान ज्यादा मेहनत नहीं करता और फिर वहां पे मारा जाता है, सोचता है मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, और लास्ट में फिर हो जाता है काम फिर। ठीक है, 1986, हाँ जी, वेरी गुड। आया क्यों था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? क्या वजह थी इसको लाने की? बाद में भी आपकी ही कानों में आवाज गूंजती है। अच्छा जी, रिवीजन बस क्लास ही लेना है मैम। ओके, क्यों आया था आपका इन्वायरमेंटल बाय? भोपाल गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण, गुड। ठीक है जी, अब देखो हमारा जो सिलेबस हो गया है,
कहाँ तक हो गया हमारा सिलेबस, करते हैं फिर स्टार्ट हम। वेरी गुड। और अभी हम PYQs भी लगाएंगे, ठीक है, 9 PM करेंगे पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के, वहां पे भी पता लग जाएगा फिर आप लोगों का। और कुछ टॉपिक होंगे जो आपको करवाऊंगी मैं। देखो हमारा ये हो गया डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, आप लोगों का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ये करने हैं डेफिनेटली, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आज भी मैं देख रही थी जब PYQs बना रही थी, तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 गोल 6 ऐसे से करके पूछा गया था, गोल 8 गोल 9 और आगे मैचिंग में दिया गया था, ठीक है। ऐसे मैच करने थे ये, मैच द फॉलोइंग में। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट ये हमारा हो गया, एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज हो गया, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट हो गया है, इन्वायरमेंटल इशू हमारे हो गए लोकल रीजन एंड ग्लोबल लेवल पे, एयर पॉल्यूशन वाटर ये सारा हो गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेस्ट वाला, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो गया, सॉलिड लिक्विड बायोमेडिकल हजार्ड्स एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, और आपने देखा होगा जब हमने PYQ किए थे तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं वेस्ट से, क्लियर है। क्लाइमेट चेंज एंड ये भी हमारा हो गया है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ ये भी हमारा हो गया है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सोलर विंड एंड सॉइल, आपका हाइड्रो जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट ये भी हमारा हो गया है सारा। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर भी हमने कर लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हम आज करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये हमारा हो गया। इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन बोलो, ये भी हम आज करेंगे। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी काफी चीजें जैसे आपकी रामसार कन्वेंशन है, बोन कन्वेंशन है, वायना कन्वेंशन है, किगाली कन्वेंशन है, वो सारी हम आज करेंगे। मैम क्या अब अभिज्ञान जी वो कौन, क्या बातें चल रही है मैम? मेरे पास डबल आ गई मैम, क्या अब बुक नहीं मिल पाएगी फर्स्ट पेपर की? कुंजलता जी मिल जाएगी। क्यों, क्या हुआ, मना कर रहे थे सर? मुझे नहीं पता, सर से पूछ लेना एक बार। तारे जमीन पर क्या हो गया, भोपाल गैस 17 गोल के अकॉर्डिंग हमसे इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को इस तरह करना है कि बायोलॉजिकल वर्ड पर उसका बाद इफेक्ट कम पड़े। अच्छा जी। हाँ ये सारे करेंगे आज हम, ठीक है। 48 का ए, 51 का ए, इंपॉर्टेंट है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। वेरी गुड, ओके जी। मिल जाएगी, मे भी मिल जाएगी, सर से बात कर लेना एक बार, ठीक है। तुम्हारा काफी टॉपिक कवर हो गया, और मंडे को हमारा 30 अक्टूबर को सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, मीन्स की जो मेरे पास यूनिट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया है क्या? लॉजिकल रीजनिंग हो गया है आप लोगों का? सर ने कहा कॉल किए थे कई बार, कोई फोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया। ठीक है मैं सर से बात कर लूंगी एक बार तन्वी जी, फिर कल बता दूंगी आपको, ओके। कल या फिर अभी 9 PM बता दूंगी आप लोगों को कि बुक मिल जाएगी कि नहीं, ओके तन्वी जी। नो मैम, हाँ बहुत समझ नहीं आया। हाँ बट समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया अभी ज्ञान जी आपको? मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे 2 बुक मिली। अच्छा ठीक है रेखा जी। सब सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? लॉजिकल रीजनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि थोड़ा बहुत हुआ है, अधूरा है? नहीं हुआ लॉजिकल रीजनिंग, बिल्कुल भी नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत हुआ है। मैं तो 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया। नहीं आपने, कोई और बताओ जो पुराने स्टूडेंट है। बिकॉज आपका याद कराया हमेशा याद। मिस अफरीन जी बताओ मुझे, आप करवा दीजिए। हो गया है मैम, आप करवा दीजिए, हो गया है मैम, अधूरा है। ढंग से बता दो, कोई तो एक बता दो मुझे, थोड़ा सा हुआ है मैम। ओके नो मैम नहीं हुआ। प्लीज एक स्टेटमेंट दो। आधा हुआ है, पूरा हुआ है, क्या हुआ है, बाकी है? ठीक है, इनकम्प्लीट है, सम टॉपिक बताई है वो भी ओनली, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, स्टार्ट ही हुआ था बस। ओके ओके ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है ठीक है, देखते हैं इसका क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग का ना आपका। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट क्लास फिर आपकी। टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देख लेंगे इंडियन लॉजिक के भी कुछ टॉपिक, ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब छोड़ो इन बातों को, आ जाओ क्लास में, 7:15 हो गया, जल्दी से। सीधी बात ये है कि अभी नहीं हुआ है। ठीक है गौतम जी, समझ गया आपकी सीधी सीधी बातों को भी। मैम हो तो गया है बट समझ नहीं आया, अगर आप करवा सकती हो तो करवा दीजिए। ये तो मैं, आपको पता ही है कि मैं खुद से नहीं करवा सकती ना, सर बोलेंगे तो डेफिनेटली आई विल टीच यू।
ठीक है जी, बस क्वेश्चन करवा दीजिए। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ओके, सारे टॉपिक पे आ जाओ अभी, पीपल, इन्वायरमेंट एंड आपका डेवलपमेंट पे आ जाओ, सभी सभी सभी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके जी, तो ये थी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल 1986, साथ में आपका स्टॉकहोल्म ये वाली कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी, ठीक है, स्टॉकहोल्म वाली। 1972 ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये कल बता दिया था आप लोगों को। एयर पॉल्यूशन वाला ये भी इंपॉर्टेंट था। और 40A वाला इंपॉर्टेंट था एंड 51 वाला इंपॉर्टेंट था। क्लियर है, ये बता दिया था कल आप लोगों को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 41 48A एंड 51 का ए, ठीक है, आर्टिकल। अब देखो द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अभी सभी प्लीज क्लास में आ जाओ। सर सेंड मी लिंक। इन्वायरमेंट एक्ट 1986 कोई और टीचर ना करवाए। क्वेश्चन से डिटेल में कैसे की है पूजा जी, आप बस क्वेश्चन से ही करवा दीजिएगा। पर मैम आप ही करवाइए, कोई और टीचर, अच्छा कोई और टीचर ना करवाए। मैम आपका चैनल है, प्लीज टेल मी। नहीं जी, चैनल पे काम नहीं कर सकते। जब फिलर फॉर्म के साथ जुड़ गए तो फिलर फॉर्म को ही, अभी फिलर फॉर्म पे ही काम कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1966 इज डिवाइडेड। चैनल पे काम करने के लिए ना मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने चैनल पे काम करूं। अभी मुझे आप लोगों का देखना है, दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, तो आप लोगों को मुझे पढ़ाना है ताकि आपका JRF नेट JRF हो जाए। चैनल पे अगर जाना है तो चैनल पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिर वहां पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल फिलर फॉर्म को ही फॉलो करो पूरी तरह से, ठीक है। यूट्यूब पे भी फॉलो करो और ऐप पे भी फॉलो करो ताकि आपका नेट JRF हो जाए, ठीक है। अभी बाकी चीजों में मत उलझो। ओके, अभी चलो, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1966, ये क्या है, 86 आना था ना, एक मिनट, हाँ 1986 आएगा ये, शायद यहाँ पे ना गलत हुआ है। is divided into 4 chapters, each with a section number ranging chapter 1, chapter 2 and chapter 3। इसके बारे में बात करेंगे हम। एंड आपका चैप्टर 4, ठीक है। कितने डिवाइड हुए हैं चैप्टर, यहाँ पे 4 चैप्टर है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर। ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 4 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक में एक अनुभाग संख्या है। अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है एंड आपका अध्याय 4 है। अब देखो सेक्शन 1 से लेकर 2 तक क्या बता रहा है, रेफर्स टू एक्ट दैट अप्लाई टू द एंटायर कंट्री एंड आउटलाइन डेफिनेशंस। ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन चैप्टर सेकंड में क्या बोल रहा है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतना सा करेंगे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आपका चैप्टर 3 सेक्शन 7 to 17 lays out the entire approach for environmental pollution protection control and abatement। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। and specifies numerous regulations, laws and functions of the central government in chapter 4 section 8 to आपका 18 to 26। अध्याय 1 धारा 1 से लेकर 2 तक उन अधिनियमों को संदर्भित करता है जो पूरे देश पर लागू होते हैं और परिभाषाओं की रूपरेखा देते हैं। अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 6 तक केंद्र सरकार की सामान्य बिजली उत्पादन से संबंधित है। अध्याय 3 धारा 7 से 17 तक पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण और कमी के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण बनाता है। अध्याय 4 धारा 18 से 26 तक में केंद्र सरकार के कई नियमों, कानूनों और कार्यों को निर्दिष्ट किया जाता है। इसको देख लेना एक बार, याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है सभी को, इसको याद कर लेना एक बार। नेक्स्ट चलिए, की अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की क्या क्या अमेंडमेंट्स है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन। द मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड डिस्क्रिमिनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द EPA। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, EPA, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था EPA की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म आ सकती है EPA, ठीक है, EPA 1986। In order to weed out fear of imprisonment of simple violations, मंत्रालयों ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के डर को दूर करने के लिए EPA 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें कम गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास को हटाना शामिल है।
इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि ईपीए के गंभीर उल्लंघन जिसके कारण गंभीर चोट या जीवन की हानि होती है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा। अब फेलियर ईपीए के प्रावधानों की विफलता या उल्लंघन या गैर अनुपालन जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जानकारी प्रस्तुत करना आदि अब विधिवत प्राधिकृत निर्णायक अधिकारी के माध्यम से आर्थिक दंड लगाकर निपटा जाएगा। Failure or contravention or non-compliance of the provision of EPS such as submitting, reporting, furnishing information, etc. will not be dealt with imposing monetary penalty through duly authorized adjudicating officer। ठीक है, इतना खास नहीं है। इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, ये नहीं इतना खास। अब देखो यहाँ पे चलो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अबाउट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में मैम। The EPA 1986 established the framework for studying, planning and implementing long-term requirement। ये as it is लाइन उठ के आई है, ये कीवर्ड है as it is, ये लाइन एग्जाम में उठ कर आई है। long-term requirement of environmental safety and laying down a system of speedy and adequate response to situation threatening the environment। ये एज इट इज लाइनें उठ के आई है। ये बन सकता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2, या असर्शन रीजन बन सकता है, या फिर आपका वन लिनियर टाइप क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। क्लियर है। ईपीए 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली तैयार करता है। ठीक है, ये तो नेम से ही वैसे क्लियर है। जो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से, यहाँ पे ना नेम से ही आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मीन्स की वही बात है कि क्वेश्चन ही आपसे बात करनी शुरू कर देगा, बट कब शुरू करेगा, जब आपको ये पता होगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। नेम से क्लियर है आप लोगों को कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मैम आपकी हिंदी पहले से अच्छी हो रही है, थैंक यू जी। बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे, इस द रूट्स ऑफ द enactment of the EPA lies in the United Nation Conference on the Human Environment। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वाला, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, UNCHE, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ऐसे, ठीक है। हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, very very important, in which India participated to take appropriate step for the improvement of the human environment। ये भी कीवर्ड है आप लोगों का, ठीक है। द एक्ट इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेड एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर क्या बोला गया था, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे प्रस्ताव रखा गया था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए। क्यों, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, फिर वहां पे बातचीत हुई कि एक इन्वायरमेंट के लिए एक स्पेशल एक्ट नहीं है, मीन्स की वाटर एक्ट बना है, ठीक है, एयर एक्ट बना है, बट हमें पूरे इन्वायरमेंट को, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कौन सी टर्म है, कोई बताएगा मुझे, कल बोला था मैंने, अम्ब्रेला टर्म है। मीन्स की पहले क्या था कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था कि जो पूरे इन्वायरमेंट को कवर अप करेगा। वाटर एक्ट था आप लोगों का, फॉरेस्ट एक्ट था आप लोगों का, और ये एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट था, ये सारे एक्ट थे। बट स्टॉकहोम जब कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में के बाद, ठीक है, मीन्स के उसके आसपास, तो यहाँ पे ये बात रखी गई थी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए। तो फिर कब लाया गया, वो यहाँ पे बात हो चुकी थी, बट लाया कब गया, 1986 में। ओके जी। अब देखो ईपीए के इस बार सेट में पूछा था, क्या पूछा था इस बार सेट में चौधरी जी, अम्ब्रेला टर्म, हाँ जी चौधरी जी, क्या पूछा था सेट में, बता दिया करो क्वेश्चन से ना, और ज्यादा बेटर हो जाता है। मीन्स के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं ना, क्योंकि क्या पूछा था चौधरी जी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाला पूछा था, 1972 वाला। अब देखो ईपीए के अधिनियम के जुड़े जून 1972 में स्टॉकहोम, आपको ना अगर क्वेश्चंस याद होते हैं ना कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, फिर चाहे वो 2023 में है, चाहे नेट में है, चाहे सेट में है, ठीक है, तो लिख लिया करो, यहाँ पे टाइप कर लिया करो, औरों को भी क्लियर हो जाएगा फिर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मीन्स जो टॉपिक है बस उस टॉपिक को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है। अम्ब्रेला टर्म कवर वेरियस एक्ट्स लाइक वाटर एक्ट, ठीक है, एयर एक्ट,
हाँ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को, एक अम्ब्रेला टर्म है आपकी ये। ओके, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, व इम्पोर्टेंट है ये वाला, में निहित है, जिसमें भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। इंडिया ने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करता है, कि जितने भी निर्णय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे, उन निर्णयों को ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करता है। कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था कि हाँ, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। इससे पहले जो एक्ट थे वो वाटर था, एयर था, बट इन्होंने बोला कि एक अम्ब्रेला टर्म लाई जाए। अम्ब्रेला वाला थोड़ा एक बार और, निर्मला जी, अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ कि जिसने सब चीजों को कवर अप कर लिया। मीन्स कि जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई, सॉरी कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या हुआ वहां पर कि एक हमारे पूरे इन्वायरमेंट को जो कवर करेगा, एक कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए। क्योंकि एयर एक्ट तो था हमारे पास ऑलरेडी, वाटर पॉल्यूशन एक्ट भी था हमारे पास ऑलरेडी, ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एयर पॉल्यूशन एक्ट हमारे इन्वायरमेंट को कवर अप कर रहा है। एयर वो, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये देखो एयर, ये वाला वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कवर अप कर रहा था, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, ये भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को कवर अप कर रहा था। बट जो स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने क्या बोला है कि एक अम्ब्रेला टर्म लाई जाए, जो मीन्स की एयर और वाटर, यही चीजें ना हो, बल्कि पूरे इन्वायरमेंट को कवर अप करना है हमें, ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट को कवर अप करना है, उसको बोला जाता है अम्ब्रेला टर्म। जहां पे अम्ब्रेला के नीचे सारी, देखो अब अम्ब्रेला से कैसे समझोगे आप, जब आप कभी अम्ब्रेला लेते हो, बारिश हो रही है बाहर, तो ऐसा तो है नहीं कि अम्ब्रेला सिर्फ आपके सिर को कवर कर रहा है, आपकी बाजू ऐसी हवा में झूल रही है, या आपकी टांगे सिर्फ सारी भीग रही है, सिर्फ आपका सिर नहीं भीगेगा, बाकी आप सारे भीग जाओगे। अम्ब्रेला का क्या मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी को कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्या मतलब है कि पूरे इन्वायरमेंट को कवर अप करना है, पूरे इन्वायरमेंट को क्या करना है, इंप्रूवमेंट लानी है, इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट को इंप्रूवमेंट लानी है, ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट की सेफ्टी करनी है। क्लियर है। तो इससे पहले की जो हमारे एक्ट बने थे, वो ओनली एयर पॉल्यूशन पे बना था, ओनली वाटर पे बना था। तो एयर आपके इन्वायरमेंट में आती है कि नहीं आती, वाटर आपके इन्वायरमेंट में आता है कि नहीं आता, सॉइल आपके इन्वायरमेंट में आता है कि नहीं आता है, जितने भी हमने पॉल्यूशन पढ़े थे सारे आते हैं ना आपके इन्वायरमेंट में। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसने सबको कवर कर लिया, इसने एयर को भी ले लिया, इसने वाटर को भी ले लिया, इसने सॉइल को भी ले लिया, इसने सारी चीजों को ले लिया, इसने पेड़ पौधों को भी ले लिया, इसने एनिमल्स को भी ले लिया, पूरी तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है जी। क्लियर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ईपीए एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे ये ब्लू देख लो आप। आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड for the enactment of legislation for giving effect on international agreements। सीपीए संवैधानिक प्रावधान, ईपीए अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। ये एज इट इज लाइन नोट किया है जी एग्जाम में, इनेक्टेड, ठीक है, एज इट इज 253, एक 48A, 51A, 1986 और एयर वाला, वाटर वाला, और आपका 253, यहां से क्वेश्चन बने और बहुत बार क्वेश्चंस बने यहाँ से। और एक आपकी अम्ब्रेला टर्म होगी, और एक आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होगी 1972 वाली, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने और बहुत बार क्वेश्चन बने। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे कीवर्ड है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, इतना भी याद कर लिए तो कहीं ना कहीं कर लोगे। अब जो आर्टिकल 41A था, ये क्या बोलता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब देखो जो 41A वाला है, ये क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ जितनी भी है हमारी कंट्री में, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सेफ किया जाए। अब आर्टिकल 51A क्या बोल रहा है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, स्टार ले लो यहाँ पे, ठीक है। पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी 41A की और 51A की, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, तो ज्यादा बेटर है कि इसी को ही पढ़ना, वहां पे टाइम मत फिर वेस्ट करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 51A क्या बोल रहा है, फर्दर प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये एग्जाम में पूछा गया है जी, कैसा क्वेश्चन बना था, आर्टिकल 51A का दिया था सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, 51A का दिया था इन्होंने मीन्स अदला बदली कर दी थी। क्लियर है,
अदला बदली कर दी थी इन्होंने। अब देखो यहाँ पे संविधान का एक तो ये वाला अनुच्छेद याद रखोगे, 253 वाला इंपॉर्टेंट है। और संविधान का अनुच्छेद 40A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। 41 क्या बोल रहा है कि देश के जंगलों की, अब इसको कैसे याद रखोगे, 48 जंगलों की रक्षा करनी है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। 48A मतलब क्या याद रखोगे, 48 जंगलों की रक्षा करनी है। और अनुच्छेद 51A को कैसे याद रखोगे, आगे प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करे। जो 51 वाले हैं इनका क्या बोलना है कि 51 लोगों ने ये बोला कि प्रत्येक नागरिक जो है वो पर्यावरण की रक्षा करे। 51 लोगों ने बोला ऐसा, ऐसे याद रखोगे इसको। ठीक है जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी सबको, ओके। पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की? ईपीए के अंदर ईपीए एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी चार्ज विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म एंड टू टैकल स्पेसिफिक। एक मिनट, जो आपका ये वाला है ना, एवरी सिटीजन शेल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना था कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या सिर्फ गवर्नमेंट को ही प्रोटेक्ट करना है, मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ही प्रोटेक्ट करना है? सेकंड स्टेटमेंट थी कि एवरी सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एवरी सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, आपका स्टेट और गवर्नमेंट के अलावा भी, ठीक है। रादर देन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, बट एवरी सिटीजन को भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एवरी सिटीजन को। क्लियर है? तो यहाँ से हाँ, सिटीजन ऑल्सो, रादर देन आपका स्टेट एंड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म एंड टू टैकल स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दैट आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ईपीए के अंदर सरकार को सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के हिस्सों के विशिष्ट पर्यावरण समस्या को निपटाने के प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ईपीए ऑल्सो एम्पावर द गवर्नमेंट टू, और क्या क्या किया इसने, ईपीए सरकार को यह भी अधिकार देता है प्लान एंड एग्जीक्यूट, मीन्स प्लान होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना जब हम उस प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फेजेस ऑफ टीचिंग में है, फेजेस ऑफ टीचिंग में है आपका 3 स्टेजेस है आपकी, एक है प्लान, ठीक है, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका फीडबैक एंड इवेल्युएशन, ठीक है। अब देखो, प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये वाली लाइन देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और क्रियान्वित करना, ठीक है। मीन्स योजना भी बनाई और उस योजना को इम्प्लीमेंट भी किया, मीन्स कि उसको एज इट इज एग्जीक्यूट भी किया। फिर विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन या निर्वहन जैसे विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे नेम से ही क्लियर जा रहा है, प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट, ये सारा आपका नेम से क्लियर हो रहा है। प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन बाय सिटीजन। The central government, as per the Act, has the power to direct the closure, prohibition, or regulation of any industry, operation, or process, the stoppage or regulation of the supply of electricity, of water, and any other services. अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार की यह निर्देश देने की शक्ति है किसी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध करना या विनियमन करना, बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति का रुकना या विनियम। ड्रॉबैक्स क्या है आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट, a potential drawbacks of the act could be its centralization, while such wide powers are provided to the center and no power to the state government। ये important line है, पूछा जा सकता है। The former is liable to its arbitraries and misuse। अधिनियम का पूर्ण केंद्रीयकरण, अधिनियम का एक संभावित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कमियां, क्या क्या कमियां हैं? अधिनियम का पूर्ण केंद्रीयकरण है, मीन सेंट्रलाइजेशन है। अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीयकरण हो सकता है। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि जो जितने भी
मैक्सिमम जो डिसीजन है वो सेंट्रल लेगी, ठीक है, स्टेट नहीं लेगी। जबकि केंद्र को इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है और राज्य सरकारों को कोई शक्तियां नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोई शक्ति नहीं है राज्य सरकार को। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बस ये इसका ड्रॉबैक है ऑफ द एक्ट कुड बी इट्स सेंट्रलाइजेशन, कि ज्यादातर जो शक्तियां है वो सेंट्रलाइजेशन को मीन सेंटर को दी गई है और राज्य सरकार को नहीं दी गई है। केंद्र अपनी मनमानी और दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, सार्वजनिक भागीदारी के लिए ये भी इसका ड्रॉबैक है। द एक्ट ऑल्सो सेज नथिंग अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन एज रिगार्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देयर इज नीड टू इन्वॉल्व द सिटीजन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू चेक टेरिटरीनेस एंड रेज अवेयरनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहता है। मनमानी पर रोक लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, द एक्ट डज नॉट एड्रेस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन सच एज नॉइस, ओवरबर्न dented transport system, radiation waves which are also an important cause for आपका environment में, ठीक है। यह प्रदूषकों का अधूरा कवरेज। अब जब आपको पता है एडवांटेजेस होती है ना किसी चीज की, तो उसके साथ उसकी डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली होती है। एक डिसएडवांटेजेस है आपकी इसकी सेंट्रलाइजेशन है, सेकंड डिसएडवांटेजेस है कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, एंड थर्ड डिसएडवांटेजेस है इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट। क्योंकि ये तो सही बात है कि आप कभी भी पूरी तरह से किसी चीज को कवर अप नहीं कर सकते हो पूरी तरह से। अभी जैसे हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हाँ हमने जैसे मान लो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाती है, ऐसी चीज छूट जाती है जो पूरी तरह से कवर अप नहीं कर सकते। ओके जी मैम, आज 9 PM, हाँ जी 9 PM क्लास है। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी आज 9 PM क्लास है और पीपल इन्वायरमेंट के PYQs करेंगे आज। यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणाओं जैसे शोर, अत्यधिक बोझ वाली परिवहन प्रणालियां और विकिरण तरंगों को संबोधित नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, शोर, अत्यधिक बोझ वाली परिवहन प्रणालियां और विकिरण रेडिएशन वेव्स को संबोधित नहीं करता है, जो बिगड़ते पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ड्रॉबैक। तो मेनली आपकी क्या 3 ड्रॉबैक पढ़े हमने, कौन कौन से थे? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है? 3 हमने इसके ड्रॉबैक पढ़े हैं। इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया के द्वारा लिया गया क्या क्या इनिशिएटिव है? पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल, नेशनल नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन। अच्छा, ग्रीन इंडिया मिशन कहाँ पे था, कोई बता सकता है मुझे? ग्रीन इंडिया मिशन कहाँ पढ़ा था हमने? जल्दी से मैम, कब खत्म होगी ये यूनिट? मंडे को खत्म हो जाएगी जी। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जल्दी से बताओ, 8 मिशन है मैम, कौन से वाला 8 मिशन है? नेम क्या है उस 8 मिशन का? ठीक है, समझ गए 8 मिशन, नेम क्या है? जल्दी 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 रिप्लाई करो। 7:39, 8 मिशन है, नेम क्या है वो 8 मिशन का? किसने बनाए थे वो 8 मिशन? सोलर है, हाँ मोहम्मद जी। NAP, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वहां हमने पढ़ा था ग्रीन इंडिया सोलर मिशन, ठीक है, वेरी गुड। सोलर एनर्जी, MDG नहीं था अंजलि जी, MDG नहीं था, MDG 8 गोल थे, वो डिफरेंट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अलग है। तो प्लीज इनको नैशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हाँ जी, तो ये अलग है, ठीक है, ये वाले गोल अलग है, ये वाला गोल अलग है। ये आपका 2001 से लेकर, नहीं 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, आपका डिफरेंट है। ओके, अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए? पहल भारत की क्या क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, नेशनल
प्रोग्राम हो गया, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन, ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण, राष्ट्रीय तटीय और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ये वाले थे यहाँ पे। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, इनिशिएटिव रेयर ही पूछा जा सकता है, इतना नहीं पूछा जाएगा। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल टू द वायना कन्वेंशन, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, सब्सिडेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसल कन्वेंशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, रोटरडैम कन्वेंशन डिटेल में पढ़ेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अभी एक है आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ओनली कॉन्फ्रेंस या आएगी तो 1972 आएगी, ठीक है, बट अगर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आ गई तो आपकी 2001 से लेकर 2004 वाली है, ये बताऊंगी अभी, ठीक है। एंड यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये बार बार क्यों आ रहा है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी 1992, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इनको डिटेल में करेंगे हम अभी, ठीक है। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन पर बेसल कन्वेंशन, रोटर डैम कन्वेंशन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पीओ और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, प्लीज याद रखना, एक पढ़ी हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 है, और जहां पे स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लग गया, पीओपी लग गया, तो इट मींस कि 2001 और 2004 वाली है वो, ठीक है। हाँ जी, सभी अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, ठीक है। बाकी जितने आपको पॉल्यूशन से बताए और आपको ग्रीन हाउस बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बताए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बताए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बताई, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। डिजास्टर बताए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। डिजास्टर से आजकल पता है कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, डिसीज वाले, वाटर डिसीज, किससे वाटर डिसीज, वाटर से कौन कौन सी डिसीजेज होती है, एयर से कौन कौन सी डिसीजेज होती है, ठीक है, वो वाले बन रहे हैं आजकल, डिसीज वाले बन रहे हैं ज्यादा मेनली आपके, ठीक है। डिजास्टर हो गए, नेचुरल हजार्ड्स हो गए, क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से। और यहाँ ये वाला हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक मीन्स जितनी भी मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई है सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैविक विविधता का कन्वेंशन 1992, मरुस्थलीयों को निपटाने के लिए 1994। ओके जी, चलो जी, अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है कंप्लीट, एक्ट 253 को याद रखोगे, 48A को याद रखोगे, 51A को याद रखोगे, 1986 को याद रखोगे, और क्या था आपका इसमें, और ड्रॉबैक आपकी सेंट्रलाइजेशन, नो पार्टिसिपेशन, ये चीजें थी, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया था वो याद था, EPA, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और एक हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को याद रखोगे 1972 वाली, ठीक है, ये सारी चीजें, और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। हाँ, ये वाली डिसीज पूछी जाती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और स्टॉकहोम अगर कन्वेंशन में आपका पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऐड होगा तो फिर वो कौन सा होगा, तो वो दूसरा ईयर है, फिर 2001 से लेकर ऐसा कुछ 2004 वाला है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे अभी हम। ओके जी, क्लियर है सबको, हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से वैसे तो 5 क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल तो अपनी मर्जी एनटीए वालों की, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। मैम बताइए ना, क्या पूछा मिस अफरीन, क्या बताऊं मैम, पीपल एंड एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छा हर यूनिट से वैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, बट सम टाइम क्या होता है, रिसर्च से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, या टीचिंग से या कम्युनिकेशन से, ऐसा ऐसा बनता है। बट ये रखो 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे फिर भी हर यूनिट से। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा मिक्स अप कर देते हैं, कि हमें ये पता नहीं लगता कि टीचिंग से बना कि रिसर्च से बना, क्योंकि टीचिंग में आपकी आईसीटी है, रिसर्च में आपका आईसीटी है, और आईसीटी में तो है ही आपका आईसीटी, ठीक है। हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके टीचिंग में भी हम पढ़ते हैं। ओके, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से, मॉनिट्रियल से भी आ रहे हैं, वायना से भी आ रहे हैं। अब देखो, रामसार कन्वेंशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ईयर तो इनके देखो, आपको ये ना एज इट इज, जो मैं ये इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ ना, 2 2 3 3, ये हर जगह लेकर आई हूँ, मीन्स की ईयर
रामसर कन्वेंशन, इट इज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। वेटलैंड का क्या मतलब होता है, जो आपकी लैंड है, ठीक है, और लैंड जो पानी के पास है, आपकी जो पानी के पास है, ठीक है, जितनी भी आपकी लैंड है जो पानी के पास है, लाइक आपकी रिवर्स होगी, लेक्स होगी, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। रामसार कन्वेंशन में ये है सबसे मेन आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अगर पूछा गया तो वो कौन सी कन्वेंशन हो जाएगी, आपकी रामसार कन्वेंशन हो जाएगी। क्लियर है सबको। सेकेंड थिंग यहाँ पे पूछी जा सकती है, इट वॉज अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान रामसार इन 1971। अगर इसको अडॉप्ट किया था तो 1971 में इसको अडॉप्ट किया था, बट ये लागू कब किया गया था, फोर्स कब हुआ, ये 1975 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है जी, वेटलैंड से भी क्वेश्चन पूछा गया है जी, और यहाँ पे 1975 से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि इंडिया में आपकी कितनी रामसार कन्वेंशन है, जल्दी से। हाँ जी, सबको वेटेज देना होगा। इंडिया में कितनी रामसार कन्वेंशन है, कोई बताएगा। मैम वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है मेरी, सबके पास रुक रही है, सबके पास रुक रही है क्या, कि मेरे पास ही कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। मेरी भी साइट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कन्वेंशन रामसार इंडिया में 75 है, नॉट 72, 75 है, पूछा जा सकता है। 75 है इंडिया में, ठीक है। रामसार कन्वेंशन कितनी है, 75 है, और इंडिया ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ रामसार कन्वेंशन। क्लियर है सबको। मैम वीडियो रुक गई, अच्छा वाईफाई नहीं चल रहा होगा क्या फिर, नहीं चल तो रहा है वाईफाई। हाँ मेरे पास भी रुक गई, मेरे पास भी रुक गई। इंडिया इज द पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, और इट इज कॉल्ड फॉर कन्वेंशन ऑफ ऑन वेटलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज, ठीक है। रामसार इज, इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, और यह 1975 में लागू हुआ, और इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी इसको रहने दो। जुलाई 5 न्यूज साइट्स, ये आपका जनरल अवेयरनेस में बन सकता है, वैसे बनेगा नहीं। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, इसको तो 2023 में तो अभी देयर आर 42 रामसार साइट्स इन इंडिया लिस्टेड अंडर रामसार कन्वेंशन, फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन 1970। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही सारी चीजें। हाँ, अब ये पूछा जा सकता है, मे बी द निगोशिएशन फॉर द कन्वेंशन स्टार्टेड इन 1960, 1960 में ना बात होनी शुरू हो गई थी कि हाँ एक ऐसी कन्वेंशन बनाई जाए जहाँ पे जितने भी वेटलैंड है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, एंड वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज को क्या किया जाए। ऐसे एनजीओ थे और प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे किसको, वेटलैंड को। और लेकिन ये जो कम इनटू फोर्स आई 1975 में आई, बट हाँ इनकी बातचीत पहले से शुरू हो गई थी 1960 में, ठीक है, 1960 में पहले से बातचीत शुरू हो गई थी। पर्पस ऑफ रामसार कन्वेंशन का क्या था, वाइज यूज टू वॉक टूवर्ड द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड की ऑब्वियसली वेटलैंड की बात कर रही है तो फिर उसके लिए वाइज यूज करना होगा, मीन से एक्सप्लोटेशन से बचाना होगा, ठीक है। यह सम्मेलन 3 स्तंभों पर काम करता है। बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग, सभी आत्र भूमियों के बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग की दिशा में काम करना। लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब इसको लिस्ट बनाएगी कि हाँ इतनी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कितनी है, रामसार कन्वेंशन 75 है, तो वो जितनी भी लिस्ट बनाई गई है उनको प्रोटेक्ट करना है, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड अंडर द रामसार लिस्ट टू इफेक्टिवली मैनेज दोज। अब जितनी भी हमारे पास लिस्ट बनी होगी तो उनको क्या करना है, मैनेज करना है। जैसे कि हमारे पास पेपर 1 की पूरी लिस्ट बनी है तो उन सारी लिस्ट को क्या करना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की अंतर्भूतियों की सूची प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए रामसार सूची के तहत उपयुक्त, ये तो नेम से क्लियर है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन टू ब्रिंग कॉपरेशन इंटरनेशनली ओवर द ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड, शेयर वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीशीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो पानी को तो नहीं पता ना कि मेरी कोई बाउंड्री है, या फिर आपका इसका स्पीशीज को पता होगा कि मेरी कोई बाउंड्री है, इनको क्या पता है कि हमारी कोई बाउंड्री है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सीमा पर आत्रभूतियों साझा आत्रभूमि प्रणालियों को साझा प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लाना होगा, कि मीन्स इंडिया के जितने भी वेटलैंड है उनकी एक बाउंड्री बनाई जाए, तो वो इंडिया बनाएगा, ठीक है। और जितने भी और देशों में है, ठीक है, तो वो सारी उनकी बाउंड्रियां बनाएगा। पानी को थोड़ी पता है कि मेरी कोई बाउंड्री है, उसका तो जहां मन करेगा वो वहां जाएगा। अडॉप्टेड 1971, फोर्स 1975, हाँ लागू 1975 में हुई थी, ठीक है। ठीक है जी, गुड। अब नेक्स्ट देखो, स्टॉकहोम आपकी कन्वेंशन कौन सी वाली है? अगर कॉन्फ्रेंस की बात करेगा तो कौन सी वाली करोगे? 1972 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 1972 वाला। क्लियर है सबको? रामसार क्या है रेखा देवी जी? रामसार एक कन्वेंशन है जो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है आपकी, स्पेशली जितने भी हमारी लैंड के पास जो पानी का एरिया है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि आपकी रिवर्स होगी, आपकी लेक्स होगी, स्पीशीज होगी उसमें रहने वाली, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है रामसार कन्वेंशन, जिसमें कि 75 है आपकी इंडिया में, ठीक है। और इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेट द रामसार कन्वेंशन। फिर इसका हमारे को 1971 और 1975 में ये लागू हुई थी, और 1975 में ये क्या हुआ था, अडेप्ट किया गया था इसको। ये याद रखने पड़ेंगे, इनके ईयर इंपॉर्टेंट है। 1975 में ये लागू हुई थी, फोर्स किया गया था इसको 1975 में, 1971 में इसको अडेप्ट किया गया था। और इसकी बातचीत कब चल पड़ी? 1960 में इसकी बातचीत चल पड़ी थी डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ के थ्रू, कि हाँ हमारे जितने भी वेटलैंड है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी पूरी तरह से। क्लियर है? स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है आपकी? इट इज कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की अगर बात होगी, पीओपी, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है जी। ये जो 3 लाइन है ना, इसको ऐसे मत सोचना कि हवा में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट वॉज अडॉप्टेड इन 2001 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इट केम इनटू फोर्स 2004। अडॉप्ट तो इसको 2001 में किया गया, बट इसको लागू कब किया गया? 2004 में। इंपॉर्टेंट है ये भी, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं। पीओपी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात होगी तो आपका, और पीओपी उसको साथ जोड़ दिया जाएगा, ऑब्वियसली आपका 2001 2004 आंसर होने वाला है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात होगी 1972 वाला हो जाएगा, रियो दी जेनेरियो वाला, ठीक है। क्लियर है सभी को? अपनाने का मतलब क्या होता है कि हाँ हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, बट उसके बाद, अडॉप्ट करने के बाद उसको लागू भी तो करना पड़ता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बातचीत कब से शुरू हो गई थी, अडॉप्ट उसको कब किया, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट या फिर लागू कब किया, फोर्स में कब आई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अडॉप्ट कर लिया कि हाँ मैं तेरी बात को मानता हूं, ठीक है, बट अब उसको लागू कर देना है सारी जगहों में, तो वो हो जाता है फोर्स करना। मैम पोप क्या है? पोप क्या है? पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये है पॉप। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई एग्जाम में पीओपी की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अब बताती हूँ आपका पोप क्या है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना आपके, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत समय तक रहते हैं, बहुत समय तक रहने वाले, और ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। और क्या याद रखोगे? फूड चेन, फूड चेन का कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को खाता है डियर, ठीक है, डियर बोलते हैं ना उसको, हिरन को, ऐसा ही ना। और डियर को कौन खाता है? शेर खाता है, ठीक है। तो इनसे जो फैटी इश्यूज टिश्यूज, वो होते हैं आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, और ये काफी समय तक रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और ये अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं है, बहुत जहरीले हैं ये, इनको कम करना है, इनको रिड्यूस करना है, इनको खत्म करना है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में यही बोला गया। एक और नेम दिया गया था इसको, फूड चेन जो होती है ना, इसको एक और नेम दिया है, बायो एक्यूमे बायो एक्यूमेट एक्यूमेलेट, ऐसा कुछ नेम दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया वो भी। बायो एक्यूमुलेट मीन्स की जहाँ पे फूड चेन होती है, फैटी टिश्यूज।
बहुत समय तक इन्वायरमेंट में रहने वाले कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये। और इससे होता है जी कैंसर, एलर्जी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बायोमैग्निफिकेशन भी होता है और बायो एक्यूमेट ऐसा कुछ है इसका नेम, और बायोमैग्निफिकेशन भी और बायो एक्यूमेट ऐसा कुछ नेम है इसका और, ठीक है, जहां पे फूड चेन को बोला जाता है, जब यहाँ से ये फैटी टिश्यूज होते हैं, हाँ, एक दूसरे पर निर्भर, ग्रास, रेड, स्नेक, ईगल, हाँ जी, इस तरह से फूडी चेन। बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन है, हाँ ऐसा ही कुछ है, एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। एक दूसरे को खाते हैं ना ये, एक दूसरे को, फूड चेन एक दूसरे को खाते हैं, फिर उससे जो होता है वो होता है कैंसर, टॉक्सिक, जहरीले होते हैं ये, कैंसर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन। अब देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये है आपकी 2001 में, केम इनटू फोर्स आपके 2004 में, ये याद रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम हार्मफुल पीओपी, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, मीन्स कि आपकी जो ये है कार्बन बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड केमिकल सब्सिस्टेंस है, ठीक है, केमिकल सब्सिस्टेंस सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत समय तक रहता है, ये एग्जाम में पूछा गया। पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, और ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत समय तक रहता है, ये भी पूछा गया। अगर लिखेगा कम समय तक रहता है तो गलत कर दोगे उसको, ये हमारे एनवायरमेंट में काफी समय तक रहता है। द कन्वेंशन एम्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ पीओपी थ्रू द एक्टिव मेजर ऑफ द मेंबर स्टेट। स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसे 2001 में और 2004, ठीक है, ये याद रखो कि इसे लंबे समय तक हवा में निलंबित हानिकारक पीओपी से मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पेश किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के सक्रिय उपायों के माध्यम से पीओपी उपयोग को कम करने का कम करना है इसको, और पूरी तरह से इसको खत्म ही करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत समय तक रहने वाला है, और केमिकल आपकी कौन सी है, ये केमिकल सब्सिस्टेंस ही है, ठीक है, सब्सिस्टेंस है। नेक्स्ट देखो, साइलेंट फीचर ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी इज द डिजाइन डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम, ये ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग नेशंस एंड ट्रांसिस्टिंग इकोनॉमीज टू हेल्प देम इम्प्लीमेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन मेजर, ठीक है जी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन पे क्या क्या है, टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर ऑफ पीओपी को कंट्रोल करना है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना है, जितने भी आपके टॉक्सिक है चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं, उनको कंट्रोल करना है। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान फॉर अनइंटेंशनली प्रोड्यूस केमिकल्स, ठीक है, अनजाने में उत्पादित रसायनों के लिए कार्य योजना विकसित करना और लागू करना। टू डेवलप इन्वेंट्रीज ऑफ द केमिकल स्टॉक पाइल्स, रसायनों के भंडार की सूची विकसित करना। टू रिव्यू एंड अपडेट द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना की समीक्षा और ये जो भी है रिपोर्टिंग में नए रसायनों को शामिल करना, प्रभावशील मूल्यांकन के, मेनली आप बस इसमें ये याद रखोगे पीओपी, ठीक है, पीओपी की फुल फॉर्म याद रखोगे, और साथ के साथ आप क्या रखोगे, 2001 अडेप्ट, और आपका फोर्स कब हुआ, 2004 में फोर्स हुआ, ये याद रखोगे, ठीक है, ओके जी। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे इसमें एनवायरनमेंट में काफी समय तक रहती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो कौन से प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जिक्र किया गया है? हाँ जी, जल्दी से बताओ। 42 वाला जो दिया गया ना उसको मत करना, ठीक है, 75 वाला हमारे इंडिया में, 42 वाला मत करना, 75 वाला दिया है हमारे इंडिया में अभी 2023 के हिसाब से, उसको मैं देखती हूँ, उसको करेक्ट कर लूंगी मैं एक बार, 75 है, ठीक है मुनिया जी। मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल, हाँ जी, और किसको ज्यादातर किसको डिप्लीट कर रही है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी गुड। अभी ज्ञान मिश्रा जी, मुझे लगता है पीपल इन्वायरमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
अब देखो देयर आर 3 अनेक्सेस। टाइम क्या हो गया? ओहो 8 बज गए। चलो ये वाला कर लेते हैं। अनेक्स ए, अनेक्स बी, अनेक्स सी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनेक्स ए क्या है आपका? केमिकल्स लिस्टेड अंडर दिस अनेक्सर आर टू बी एलिमिनेटेड बाय द मेंबर स्टेट सम एक्स अध्ययन। अनुबंध ए, इस अनुबंध के तहत सूचीबद्ध रसायनों को सदस्य राज्यों द्वारा समाप्त किया जाना है। अनुबंध बी, इस अनुबंध के तहत सूचीबद्ध रसायनों को उनके उपयोग के लिए प्रतिबंध किया जाना है। कुछ अपवाद दिए गए। अनुबंध सी, इस अनुबंध के तहत अंतिम उन्मूलन के उपाय के साथ अनजाने में उत्पादित। इतना डिटेल में नहीं आएगा, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा ये, ठीक है। सो कल हम करेंगे आप लोगों का साइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, अडॉप्टेड एंड फोर्स। ये तो मीन्स की जो, अब देखो जितनी भी मैं कन्वेंशन करवा रही हूँ ना आप लोगों को, एक चीज याद रखना प्लीज, सुन लो मेरी बात को भी ध्यान से। जो ये स्टार्टिंग के ये 2-3 से बिंदु दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों बिंदु इतने इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एक तो ईयर पूछ लिया जाएगा, और एक साइट है क्या, मीन साइट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। साइट है क्या, इसकी फुल फॉर्म, ओके। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मिस अफरीन जी, हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और आपको पता है रिवीजन मैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करवाती हूँ नवंबर में, जो मैंने सोचा है। बाकी जीतू सर देखते क्या बोलते हैं, मीटिंग होगी अभी हमारी, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मैंने सोचा है कि जून 2023 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवाऊं, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, मान लो अगर कोई न्यू टॉपिक एनटीए वालों ने दिया है, तो उस न्यू टॉपिक को भी हम करेंगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मीन्स बताऊंगी कि क्या है, ताकि आपको जो दिसंबर में एग्जाम है, आपको पता है जो 2023 में जितने टॉपिक पूछे गए होंगे ना फेब और जून में, वही टॉपिक पूछने उन्होंने, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने, ठीक है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अब मुझे लगता है कि कल भी हमें कन्वेंशन ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास कि हम कुछ और कर सके। कल भी कन्वेंशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। कल आरसी नहीं करेंगे, कन्वेंशन ही करेंगे कल भी। ओके थैंक यू सो मच। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, वो ज्वाइन कर लो। एंड 9 PM मिलते हैं फिर पीपल एनवायरनमेंट एंड आपके इसके PYQs के साथ। देख लेना क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिवीजन भी करते रहे प्लीज सभी साथ साथ में।